नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पिछले कई सेशंस से हमारा चैप्टर चल रहा है आलो आंधारी, जो कि हमारी वितान पाठ्यपुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3 है और जिसकी लेखिका है बेबी हलदार, जो बेबी हलदार द्वारा लिखी गई स्वयं की आत्मकथा है। यानी कि अपने बारे में उन्होंने उसमें लिखा है और अपनी जीवन की जो भी परिस्थितियां उनके जीवन में थी वो सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं। और इसको उन्होंने अपनी बांग्ला भाषा में लिखा है और इसके हिंदी अनुवाद आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो चैप्टर काफी लेंदी है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसलिए हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज शायद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में काफी कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी कि लेखिका के जो बाबा हैं वो लेखिका से मिलने आए थे और उन्होंने देखा कि वो किस परिस्थिति में वहां पर रह रही हैं, तो उससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उनकी बेटी जो है बहुत खुश है और ठीक ठाक है। यहाँ पर उनके बच्चे भी काफी लिख पढ़ रहे हैं और अच्छी उनकी अब स्थिति काफी हो गई है। तो उन्होंने तातुश को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब मुझे अपनी बेटी की कोई भी चिंता नहीं है। अब बाबा जब चले गए तो उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वो जब तब तक फोन पर मेरा हाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ या नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने के लिए भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना ना चाहूं तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिनों बाद मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उन्हें देख नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती थी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी। उनके जवाब भी देने की चिंता अलग से लगी रहती थी और चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर से पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातुश की तरह? नव वर्ष में खूब लिखो, मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ और यही मेरी कामना है। अब जो उनके तातुश के जो बड़े बंधु हैं तो वो उनको पत्र लिखते हैं कि तुमने अभी तक काफी कुछ चीजें लिख ली हैं, लेकिन क्यों तुम धीरे क्यों लिख रही हो? तुमने अपना लिखना इतना स्लो क्यों कर रखा है? क्या तुम भी तातुश की तरह सो गई हो? और वो उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि इस नव वर्ष में तुम खूब लिखो, खूब पढ़ो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी ताजी हो जाओ। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों को ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है।
आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बार बार कई बार लेखिका ने बहुत प्रैक्टिस के बाद ये लिखना सीखा था। बहुत सारी चीजें वो लिखती थी, पढ़ती थी, कहानियां, कविताएं, कई लेखकों के बारे में, कई राइटर्स के बारे में वो बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती थी और इस तरह से अपना वो शब्दकोश बढ़ाती थी। पढ़ते हुए एक बार भी अब तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती और बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुष ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती हैं उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। अब क्योंकि उनका काम ही लेखन का था, तो जेठू जो थे, तातुष के जो बंधु थे, वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे, लिखने के लिए मोटिवेट करते थे। तो वो कहती हैं कि जब भी जेठू की कोई चिट्ठी आती तो उनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं उनकी चिट्ठियां पढ़कर मुझे लगता था कि मैं लिखूं और ज्यादा लिखूं। शर्मिला दी ने मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती हैं जैसे अपने किसी बांधवी को देखती। वो कहती हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पर शर्मिला दी हैं, वो कहती हैं कि क्या उनके घर में भी कोई काम करने वाली कोई लड़की होगी जिसके साथ वो बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार करती होंगी जैसे कि मेरे साथ करती है। तो वो कहती हैं कि मुझे तो वो काम करने वाली लड़की की तरह देखती ही नहीं है, यानी कि जिस तरह से वो मुझे पत्र लिखती हैं, जिस तरह से मुझे पत्र भेजती हैं, अपने पत्रों में प्यार भेजती हैं मेरे लिए, तो मुझे लगता नहीं कि वो मुझे किसी काम करने वाली लड़की की तरह समझती हैं। वो मुझे अपनी किसी बांधवी की तरह समझती हैं, यानी कि अपना मित्र ही समझती हैं। तातुष उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बंगला में मैं उन्हें लिख देती। जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है, इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो पहले हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे, यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है, और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बड़ी लेखिका कहती कि मुझे ये बात बड़ी ही मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डब्बा, आईना, कंघी, न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो ठीक से पहनी कि नहीं, अपनी की। और अगर सहेली ने उसके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई तो अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो तो इसमें बहुत अच्छी लगोगी, तो उस साड़ी को पहनने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और
फिर साड़ी पहनकर स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर से कहे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वह चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इसके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं देखती कि ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया है और चल पड़ी है अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। तो लेखिका का जो जीवन था वो इस तरह का रहा था, इस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में बनी थी, इस तरह के लोग उनके जीवन में आए थे कि उनका बहुत सारी चीजों पर से विश्वास ही हट गया था। तो एक सजने सवरने जैसी, क्योंकि जिसके पास पेट भर खाने के लिए ना हो, जिसके पास रहने के लिए अच्छा ठिकाना ना हो, जिसके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा उपलब्ध ना हुई हो, या जिसको लोग जीवन में जो नॉर्मल जिंदगी होती है कि 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, उसको भी 10 ताने देकर उनको करने को मिल रहा हो, तो क्या उसके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी कि वो सजे सवरे तैयार हो, या वो उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी चीजें आपका केवल बाह्य, ये आपकी बाहरी सुंदरता है, क्योंकि असल में सुंदरता इंसान के मन में होती है, उसके कर्म में होती है, जो वो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है वो उससे सुंदर होता है। लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है वो उससे सुंदर होता है। तो उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहती थी कि मुझे इस तरह सजना सवरना, तैयार होना, लोगों घूमने जाना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं, मुझे सब एकदम अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता। बचपन में मेरी दीदी मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरी कंघी करती थी और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कहकर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगाकर चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। अगर वे मुझे देखती और भी जलती, अगर मुझे देखती तो और भी जलती। इसको उसको बुला आपस में खुसुर फुसुर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। तो लेखिका आप कहती हैं कि आज अगर मेरे जो बाड़े की औरतें हैं, मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं, क्योंकि शादी के टाइम ही वो मुझसे इतना जलती थी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो इंसान बिल्कुल सीधा साधा रहता है तो लोग उसके बारे में ज्यादा कानाफूसी करते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो किसी से बोलता नहीं है, ये तो एटीट्यूड में रहता है, ये तो अकड़ में रहता है, ये किसी से बात नहीं करता, इस तरह की चीजें। तो लेखिका कहती हैं कि अगर अब वो मुझे देखती तो शायद और भी जल जाती, और भी वो खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि अब मैं साड़ी की जगह सलवार सूट पहनने लगी थी। क्योंकि वो कहता, वो एक बहू थी, अब वो एक सिंगल मदर है और उन्होंने अपने बच्चों को पालना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारा जीवन में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ है, बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर चीजों की जिम्मेदारियां हैं कि अपने बच्चों को पालना है, अपने आप को लोगों की इन सारी चीजों से, इन तानों से भी बचा कर रखना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और खास तौर पे खुद के लिए भी कुछ करना है उन्होंने अपनी जीवन में। तो वो कहती है यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई और मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती इतने लोगों का प्यार मैं संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता। वो कहती हैं कि मुझे इन सब चीजों से भी आश्चर्य होता है कि कोई कहता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, अब आज वो
उन लोगों के बिना बड़े मजे में रह रहे हैं। तो जैसे कि लेखिका ने पहले ही कुछ पंक्तियों में यहाँ पर बताया था कि चाहे औरत हो या आदमी हो, अपने पेट के बारे में खुद को ही सोचना पड़ता है, अपने स्वयं को ही सोचना पड़ता है। तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है ये सारी चीजें देखकर कि लोग कहते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन एक टाइम जब आता है इंसान के ऊपर, जब जिम्मेदारियां आती हैं, जब इंसान के ऊपर अपने लिए कुछ करने का अपने मन में कुछ वो ठान लेता है, जब वो सारी चीजों में से जुड़ जाता है, तो वो उसको ये सारी चीजें बहुत बेकार लगती हैं कि वो बहुत ज्यादा तैयार होए या सोचे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी है कि वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। वो सारी चीजें मतलब उनकी प्राथमिकता जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। वो कहती हैं कि मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही, अपने बंधुओं को छोड़कर जब आना पड़ा। तो जब उनकी शादी हुई तो वो कहती हैं कि मैं भी कुछ दिन तक उदास रही, जब मुझे अपने घर, अपने बंधु बांधवों को, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर आना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह अब मैं मानने लगी कि उनमें कोई भी मुझसे मिलने ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इसी बात से बहुत खुशी थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है। वे अब ना तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, ना ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। और कुछ ही दिन हुए थे कि मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बातें पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था। यानी कि वो कहती है कि वो स्कूल तो गई थी, 6-7 क्लास तक वो स्कूल गई थी। तो वो कहती हैं कि मुझे ये सारी चीजें शायद अब याद नहीं थी, फिर भी 2-4 लाइनें मन में आई और सुना दिया। अब वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और सुनाती है, स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा जब मेरे बच्चे इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले तो कभी नहीं उन्होंने देखा। तो वो कहती हैं कि जब यहाँ पर इतनी सी बात पर जब मेरे इतने छोटे बच्चे हंस पड़े, तो उस समय तो सब लोग हंसेंगे जब मेरे हाथ पर अखबार देखेंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी अखबार नहीं हाथ में पकड़ा था। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ न समझ पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूं करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। और बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से नहीं पढ़ पाते थे और शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। और वो फिर से कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी? यानी कि वो क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा उत्साह होता था कि वो भी न्यूज़पेपर में आई हुई खबरों को पढ़ें, जाने, समझें। लेकिन बार बार जब वो तातुश को परेशान कर देती थी इसी चीज से, तो तातुश उनसे कहते कि जाओ, तुम्हें अपने बच्चों को तैयार नहीं करना, तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। मैं इस घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उनके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसीलिए गरम गरम बनाकर देनी होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक था, चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसके अधिक पसंदीदा थे। साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती थी। लोगों को कुछ बना बनाकर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है।
मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कुछ न कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती। इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। लोगों को किताबें देखकर मुझे तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। वो कहती हैं कि अब जो है मेरी मेरी जिंदगी जो है, मेरे जीवन जो है बहुत ज्यादा, जीवनचर्या जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी, बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई थी। एक नई उमंग मेरे जीवन में थी, एक नई आस मेरे जीवन में थी कि जैसे पहले मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता था और शायद वो चीज आज भी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आज मुझे जितना अच्छा खाना बनाकर लोगों को खिलाना लगता है, अब उतना ही अच्छा मुझे उपन्यास पढ़ना, कहानियां पढ़ना, कविताएं पढ़ना, अखबार देखना आदि ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा चढ़ गया था। तातुश उसमें से कुछ मुझे बताते और वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता। वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ गुड हैबिट्स। देखिए क्या होता है कि जब हमें एक बार न्यूज़पेपर जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो हमें एक हैबिट हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है तो आप भी न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जरूर पढ़िए। और उसमें रोज आपको नई नई, बहुत सारी नेगेटिविटी भी उसमें होती है, बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी होती हैं कि आपको हर रोज कहीं पर चोरी, डकैती या फिर और बहुत सारी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आपके लिए नया है, कुछ नई बात आप कुछ उसमें नया सीखते हैं, कुछ नई चीज जानते हैं, तो आप उसको जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना न्यूज़पेपर पढ़े, आप लंच के बिना रह सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप बिना न्यूज़पेपर के नहीं रह पाएंगे। तो लेखिका कहती हैं कि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा नशा सा इस चीज का हो गया था, यानी कि वो रोज कुछ नया देखती थी और उनके लिए वो बात हर रोज नहीं होती थी, तो वो रोज अखबार के इंतजार में गेट पर खड़ी हो जाती थी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातुस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख दिया, अखबार देखने लगी तो हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है। तुम सोचकर देखो, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या क्या बुरा, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई, आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ कितनी अच्छी थी, उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ ही नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठाक से समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारा समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती तो उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी भी आज पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती थी, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर ही रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कब ठंडी हो चुकी थी। बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा तो अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई और देखा
कि पड़ोस का एक लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया। उस लड़के से पैकेट लेकर उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, यह लो तुम्हारा है, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर मैं किचन में गई और अर्जुन दा की चाय का पानी चढ़ाकर उस पैकेट को खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा और सचमुच उसमें लिखा था, आलो अंधारी, बेबी हलदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठ जाती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नजर चाय पर चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए और उसने उनसे कहा, बताओ यह क्या है, क्या लिखा है। तो उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़े और बोले, बेबी हलदार। माँ, यह तुम्हारा नाम किताब में? दोनों बच्चे हंसने लगे और उनका हंसता मन देखकर उसका मन भी खुशी से झूम उठा और जी भर गया। यानी कि बहुत ज्यादा ये खुशी का माहौल था कि जो महिला कल तक अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के आश्रय के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, आज 1 वर्ष के बाद उसका जीवन इतना ज्यादा बदल गया था, केवल और केवल लिखने पढ़ने की वजह से। देखिए, शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में, कितनी नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है, कितनी नई नई बातें हमें जानने को मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बेबी हलदार ने उनके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आई, जितनी भी तरह की सिचुएशंस आई, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने लिखना पढ़ना उन्होंने अपना नहीं छोड़ा और लिखती गई, पढ़ती गई और आज इस मुकाम पर है कि उनकी अपनी एक पत्रिका छप चुकी है। तो वो कहती हैं, उसके बाद उन्होंने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से, छोड़ो छोड़ो मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते उसने सोचा कि वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर तातुश के पास आई, उनके पैर छूकर प्रणाम किया और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो ये एक तातुश जो है लेखिका के जीवन में आए हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लेखिका का पूरा जीवन ही बदल दिया। यानी कि उनके जीवन की एक जीवन का जो एक एम होता है, उद्देश्य जो होता है, उसको ही बदल कर रख दिया। यानी कि जो वो बचपन से करना चाहती थी, बचपन से वो जिस चीज को वो करना चाहती थी, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती थी, उसमें वो सफल हुई और आज उनकी एक पत्रिका छप गई जिसका नाम था आलो अंधारी, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ। और जिस तरह से लेखिका ने इसमें अपने जीवन का वर्णन किया था, अपने बचपन से लेकर आज तक के जीवन की जो बातें लिखी थी, तो वो एक सचमुच इस तरह की चीजें थी कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ आज आई थी और आज फाइनली उनके जीवन में सूर्य उदय हुआ था। एक काली अंधियारी रात के बाद एक नया सूरज उनके जीवन में उगा था और उसका श्रेय केवल शिक्षा को दिया जाता है, उनके लिखने पढ़ने को दिया जाता है, उनकी मेहनत को दिया जाता है। तो उनके सबसे बड़े उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं तातुश, जो कि उन्हें पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आत्मकथा लिखी गई है ये बेबी हलदार जी द्वारा स्वयं लिखी गई है अपनी, और इसके हिंदी अनुवादक हैं प्रबोध
कुमार जी। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और पाठ को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत ही आनंद हमें इस पाठ को पढ़ने में आया है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, ज्ञानवर्धक है। एक ऐसी महिला, देखिए अगर आप लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कहा जाए तो ये तो आपके पढ़ने लिखने का ही टाइम है। अभी केवल आपका काम ही है कि आप पढ़ो लिखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपना गोल सेट करो, अपना एम सेट करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। लेकिन सोचिए एक ऐसी महिला जिसकी परिस्थिति आपने पूर्ण रूप से इस पाठ में देख ली कि क्या क्या उसके जीवन में हुआ, कितनी बदतर उसकी जिंदगी एक टाइम पर हो गई थी कि लोगों की तरफ आंखें उठाकर देखकर चल पाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। और वही महिला आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची है और इतना अच्छा वो अपने आप से कर रही है, वो स्वयं के प्रयत्न से कर रही है। किसी ने भी उसकी इस तरह की कोई हेल्प नहीं की, केवल और केवल मोटिवेशन दिया, केवल और केवल उसको प्रेरणा दी कि तुम लिखो, तुम पढ़ो, तुम कर सकती हो। तो आपके माता पिता तो आपको स्कूल भेजते हैं, आपको आपकी फीस पे करते हैं, आपके लिए बुक्स लेकर आते हैं और उनके बहुत सारे सपने जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। और आजकल का टाइम भी आप देख सकते हैं कि बिना शिक्षा के तो हम किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। शिक्षा केवल ऐसा नहीं है कि आपको बड़े होकर आईएएस ऑफिसर ही बनना है या पीसीएस ही बनना है। आप जो कर रहे हैं उसको लगन पूर्वक कीजिए, उसको बिल्कुल उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए कि मैं अगर लिखने में अच्छी हूं तो मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूं, मैं बहुत अच्छी कविता लिख सकती हूं, मैं बहुत अच्छा मैथ्स बहुत अच्छा कर लेता हूं, फिजिक्स बहुत अच्छा कर लेता हूं या साइंस में मैं बहुत अच्छी हूं। तो आप जिसमें भी अच्छा कर सकते हैं अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, आप अपने लक्ष्य को पकड़कर चलिए और उस पर आगे बढ़ते रहिए। और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय चल रहा है पढ़ने का। तो इस पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और क्योंकि हमने पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, एक बार सारे प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में भी स्त्रियों की इस तरह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? आप तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्लास 11th के बच्चे आप हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहले आप इस पाठ में आए हुए उन अंशों को पढ़ेंगे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कहीं पर इस तरह के अंश इस पाठ में आए हैं? और दूसरा, आज के वर्तमान समय में स्त्रियों की समाज में कैसी स्थिति है, इस पर आप तर्क देने हैं आपने। और अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन कौन सी सच्चाई उजागर होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसके बाद इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? विचार कीजिए। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े या मुझे आप लोगों को बताना पड़े। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपने इस पाठ को एक बार पढ़ा है और आप समाज के लिए अवेयर हैं, यानी कि समाज में हो रही घटनाओं के लिए जागरूक हैं, समाज में देखते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा और आप पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर आलो अंधारी कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपने देखा किस तरह से बेबी हलदार का जीवन एक अंधेरे से उजाले की तरफ आगे बढ़ चुका है। और इसका कारण है केवल शिक्षा, यानी कि पढ़ना लिखना, जिस पर उन्होंने बल दिया और 1 साल के अंदर ही उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न उत्तर भी मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर भी अगर प्रश्नोत्तर में अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रश्न ऐसा है जिसका आप जवाब नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं या जो ना हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप इस पाठ पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो पाठ है उसमें से मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी है, तो जो हमारा नेक्स्ट
सेशन होगा वो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ होगा। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होके आइए। जो भी सारी चीजें आपको हिंदी व्याकरण में पूछनी है या आपको आती हैं, आप मेरे साथ शेयर भी करेंगे, तभी हमारा जो लेक्चर होगा वो इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को भी ये सारी चीजें तभी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।